गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इस YouTube चैनल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए हम जो शुरुआत से सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज लास्ट टॉपिक बचा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको बहुत ध्यान से समझ लिए होंगे और बहुत से बच्चों ने जो उनके डाउट्स थे वो मेरे से क्लियर किए हैं। ऐसे ही अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने परासरण दाब पढ़ा था और आज उसी से आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परासरण दाब के नियम। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, परासरण दाब के नियम की बात करते हैं। तो परासरण दाब जैसा कि हमने लास्ट समझाया था उसमें ये बताया था कि यदि आप किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक और विलयन को अलग कर देते हैं तो वहाँ डेफिनेशन बन जाती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। और इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो बाहरी दबाव डाला जाता है उसी को हम परासरण दाब कह देते हैं। अब इसी क्रम में परासरण दाब के नियम आते हैं। तो परासरण दाब के जो नियम हैं उनको बताने के लिए एक वैज्ञानिक थे वान 't हाफ। उन्होंने तनु विलयनों का सिद्धांत दिया था। तो इस क्रम में आता है वान 't हाफ का तनु विलयनों का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि वान 't हाफ का तनु विलयनों का सिद्धांत क्या है, या कभी कभी नाम ना आके सिर्फ इतना कह देते हैं कि तनु विलयनों का सिद्धांत क्या है। तो ये नियम बहुत सिंपल है। वान 't हाफ ने ये कहा है, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी बुक में नोट कर सकते हैं, कि किसी विलयन में विलेय के अणु वही कार्य करते हैं जो गैस में गैस के अणु, और परासरण दाब गैस दाब के समान ही होता है। ये डेफिनेशन है, ये नियम है। ये नियम साफ साफ कह रहा है। एक्चुअली में वान 't हाफ ने जैसे परासरण दाब है वैसे ही विलयन, जैसे परासरण दाब है उसमें विलयन लिया जाएगा, विलयन में विलेय के अणु होते हैं, ऐसे ही गैसों के नियम भी पहले से थे और गैसीय नियम जो दिए गए थे उसमें गैस के अणुओं का व्यवहार देखा जाता है। तो जब इन्होंने स्टडी की तो ये देखा कि दोनों के ही स्टडी में कंपैरिजन में लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। तो इन्होंने उसी गैसीय नियमों को सीधे सीधे परासरण या विलयन के लिए लागू कर दिया है। जब ये आप आगे देखेंगे कैसे वो बहुत सिंपल हो जाता है, सेम हो जाता है। अब फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ इस नियम को कि किसी विलयन में विलेय के अणु ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे किसी गैस में गैस के अणु, यानी विलयन में विलेय के अणु और गैस में गैस के अणु एक समान है, व्यवहार उनका एक जैसा है। और जो गैस दाब होता है, गैस में जो गैस दाब है वो विलयन में परासरण दाब के अनुरूप हो जाता है। इस तनु विलयनों के सिद्धांत को आधार बनाकर परासरण दाब संबंधी नियम दिए जाते हैं। तो आप पहले तनु विलयनों का सिद्धांत लिख लेंगे या समझ लेंगे जो मैंने अभी बताया। वो जब क्लियर हो जाता है तब फिर ये नियम आ जाएंगे। तो पहला नियम जो आता है उसको बोलते हैं बॉयल वान 't हाफ नियम। पहला जो नियम है, अब जैसे मैंने अभी बताया गैसीय नियम से ही बने हैं, तो गैसों के नियम के लिए जो पहला नियम है वो बॉयल्स लॉ होता है। उन्होंने इसी में ऐड हुआ है बॉयल वान 't हाफ नियम। अब ये नियम बहुत आसान है। ये नियम कहता है कि किसी भी विलयन के लिए जो परासरण दाब है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी परासरण दाब यहाँ डिनोट कर रहे हैं पाई से, तो परासरण दाब समानुपाती होता है उस विलयन की सांद्रता पर। और जो इसमें एक कंडीशन होती है कि ये नियम स्थिर ताप पर काम करता है। तो कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, स्थिर ताप टेम्परेचर पर।
तो परासरण दाब समानुपाती होता है किसके? सांद्रता के। अब इसको आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि जो सांद्रता है उसको हम 1/v लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लिया जाए तो पाई v इज इक्वल टू 1, और अगर इसको हम समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो पाई v इज इक्वल टू बन जाता है कांस्टेंट। चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, ये दोनों एक ही बातें हैं। पहली लाइन, इसके लिए जो लाइन बनती है वो ये होती है कि परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, और जो लास्ट लाइन है उससे बन जाता है कि स्थिर ताप पर तनु विलयनों के परासरण दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव समान रहता है। किसी परासरण दाब और आयतन दोनों का गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है। तो ये एक नियम है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बॉयल-वान हाफ नियम यहाँ हो जाता है। इसी तरह से सेकंड जो दूसरा नियम है वो है चार्ल्स। हम जानते हैं गैसों के लिए चार्ल्स लॉ चलता है, यहाँ हो जाता है चार्ल्स-वान हाफ नियम। ठीक वैसे ही है, यहाँ ये कहता है नियम, नोट कर लिया जाएगा यहीं से, कि परासरण दाब, किसी विलयन के लिए परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कंडीशन होती है स्थिर आयतन पर। तो ये हो जाएगा परासरण दाब समानुपाती टेम्परेचर ताप। अब यहाँ से यदि आप इसको हटाएंगे तो स्थिरांक आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा KT, और T को इस तरफ कर दें तो पाई अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब ये दो नियम के बाद तीसरी चीज आती है यहाँ से, तनु विलयनों की समीकरण। याद रखेंगे जिस तरह से गैसीय नियम थे, प्रोवेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको हम संयुक्त कर देते थे तो वहाँ पर हमें गैसों के लिए सामान्य समीकरण मिलती थी, फिर उससे आदर्श गैस समीकरण मिलती थी। यहाँ आपको मिलेगी तनु विलयनों की समीकरण। तो हमने दो नियम पढ़े। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम अभी पढ़ा है, कहता है पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। दूसरा नियम जो है चार्ल्स-वान हाफ का, वो क्या कहता है कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों नियमों को संयुक्त किया जाए। संयुक्त करने पर नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2, इन दोनों को जब आप संयुक्त करते हैं तो ये बन जाता है पाई इज प्रोपोर्शनल टू T/v। इसको और इसको हमने लिख दिया, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू T/v। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा KT/v। इसको आप लिख सकते हैं पाई v इज इक्वल टू KT। अब यहाँ स्थिरांक को हम डिस्क्राइब करते हैं। स्थिरांक जो है गैसीय नियम में लिया जाता था गैस स्थिरांक, यहाँ विलयन है तो यहाँ लिया जाएगा विलयन स्थिरांक। तो K को यहाँ पर हम नाम दिया गया विलयन स्थिरांक, तो पाई v इज इक्वल टू ST कहते हैं इसको, जहाँ S हो जाता है विलयन स्थिरांक, और इसकी वैल्यू भी वही होती है जो वहाँ पर R की वैल्यू होती है 0.0821, यहाँ भी वही आती है 0.0821। ये बिल्कुल, ये इससे मालूम पड़ जाता है कि ये जो नियम है तनु विलयनों के लिए वो बिल्कुल आपके गैसीय नियमों के हिसाब से ही बनाया गया है। तो ये तीन नियम है। फर्स्ट लॉ, ये परासरण दाब समांतरता के समानुपाती होता है, परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, कंडीशंस मेजर रहती हैं, और दोनों को संयुक्त कर देते हैं तो हमें मिल जाता है पाई v इज इक्वल टू ST। ये है हमारे तनु विलयनों की सामान्य समीकरण। अब थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, अब पाई v इज इक्वल टू ST है, अगर हम इस v को उसी तरफ भेज दें तो 1/, में आ जाएगा, तो ये बन जाता है पाई इज इक्वल टू CST। ये न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प करता है। सांद्रता यदि आपको किसी विलयन के दिए, S कांस्टेंट है, टेम्परेचर दिया है, तो उस विलयन का परासरण दाब बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ सांद्रता हमारी मोलरता है, जनरली अगर मानकर चलिए तो मोलरता होती है क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या n
अपॉन आयतन इंटू एस इंटू टी। और n जो हम जानते हैं, मोल अगर आपको नहीं मालूम है तो मोल होता है विलेय का भार बटे अणुभार। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा भार बटे अणुभार इंटू वी इंटू एस इंटू टी। ये कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है। आपको परासरण दाब निकालना है या परासरण दिया है और विलेय का अणुभार निकालना है तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। इससे सारी चीज़ें इसमें ओपनली दिखी हुई हैं। टेम्परेचर है, विलयन स्थिरांक है, विलय की मात्रा है, विलयन का आयतन है, विलय का अणुभार है और ये है परासरण दाब। इसमें से आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है आप कर सकते हैं। ये चैप्टर अपना लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ क्लियर हो जाता है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक बात और, वीडियोस में आप बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं, सब्सक्राइब मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू देता हूं। और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।